कोर्ट का यही कहना था कि नीरी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। समानांतर कोई कार्रवाई अगर डीपीआर वगैरह प्रिपेयर करने या उसको कंसीडर करने की नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऑनरेबल कोर्ट ने से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो 8 महीने का समय ज़्यादा है तो इसलिए उसको ऑनरेबल कोर्ट ने कहा 4 महीने का कीजिए। हमने नीरी को जो सरकार ने आदेश दिया उसमें 3 महीने की रिक्वेस्ट की है। ऑनरेबल कोर्ट हो सकता है उस पर भी कंसीडर करे कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाता है। तो इसके कारण से वो विषय में माननीय स्पेसिफिक आदेश करना है। जहाँ तक इनको बंद करने का सवाल है उनके बारे में ऑनरेबल कोर्ट से ध्यान में लाया गया कि ऑनरेबल कोर्ट के ही निर्देशों के कारण ये जो उपभोक्ता है, जो वास्तव में देखा जाए जिन्होंने ये इंडस्ट्री चलानी है और जो वास्तव में पोल्यूशन पैदा करते हैं, पहले इन्होंने लगभग 5 करोड़ पैसा इकट्ठा किया था, 2 महीने के अंदर उन्होंने 27 करोड़ रुपये पैसा इकट्ठा और कर दिया है। साथ ही साथ सेकेंडरी प्लांट, प्राइमरी वो अपने यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करेंगे, सेकेंडरी प्लांट की ESTP उसकी कॉस्ट लगभग 55 करोड़ आएगी। उसके लिए बाकायदा वर्क ऑर्डर दे दिया गया और एग्रीमेंट भी कंपनी अहमदाबाद की कंपनी है उसके साथ हो चुका है। हाई कोर्ट ने नाराज़गी बताई है क्योंकि राजस्थान सरकार हाई कोर्ट के आदेश में पालना नहीं करती है। और आज भी जब आए थे तो चीफ जस्टिस ने स्पेसिफिक क्वेरी की थी कि जब हमने कह दिया कि नेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उससे आप पूरा इस प्रोजेक्ट बनाइए, फिर भी आप टाटा को देना चाहते हैं, टाटा में कौन है क्या है ये हमें बताइए, लेकिन आपने आज तक बताया नहीं है। तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था उनसे और उनसे पूछा कि आपके अधिकारी इतनी बार पूछते हैं जवाब देते नहीं हैं, हम तो बाहर के हैं, हम चले जाएंगे, लेकिन ये जयपुर के अंदर जो द्रव्यवती नदी है इसका जो ये बंटा धार हो रहा है उस पर आप कुछ अगर काम नहीं करेंगे तो ये लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि साहब ये हम टाटा के 2 एक नाम बताए उन्होंने कि वो टाटा ग्रुप के कुछ लोग हैं, उनकी संस्था ये है और उनको हम ये प्रोजेक्ट DPR बनवा रहे हैं अभी तो, लेकिन उसके बाद ही देंगे, अभी देंगे नहीं, उसका हम टेंडर कॉल करेंगे, टेंडर कॉल करने के बाद देंगे ये। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने 26 मार्च को इनको ऑर्डर दिया था कि टाटा को नहीं दोगे, तो आज भी चीफ सेक्रेटरी इस बात पर बेंट अपॉन थे। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जो पूनम चंद जी भंडारी हमारे साथ स्टूडियो में उन्होंने खड़ा किया। इस वक्त 2 दर्शक हैं, इंद्र ओझा जी बीकानेर से है, ND कादरी साहब बीकानेर से हमारे साथ है। ओझा साहब क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सुनी जी। नमस्कार सर, सभी मेहमानों को भी मैं नमस्कार करता हूँ जी। भाई साहब, जल संरक्षण की जो बात चल रही है, देखिए सबको पता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होने वाला है। पानी इतना महत्वपूर्ण है जी पूरे संसार के लिए, लेकिन इसके लिए कोई भी सरकार, से बीजेपी की है तो लंबी सरकार कांग्रेस की रही है। ज्योति जी मेरी बात को सुन रही है और अभी जी ज्योति जी बता रही थी कि भाई नदियों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती। मैं ज्योति जी को ज्योति जी की जानकारी नहीं है। ज्योति जी थोड़ा सोचिए, अधिकारी का किसी नेता की पनाह के बगैर कर सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया इंद्र ओझा साहब आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। ND कादरी साहब। हाँ नमस्कार, पहले तो आप सबको जी। भी मोहतरमा बैठी हैं खंडेलवाल साहब, ये भी जो है यहाँ की महापौर रही हैं। हाँ जी। और जिस वक्त जो है ये अतिक्रमण होते हैं उस समय तो कोई भी सरकार हो, ये कोई नए प्रशासन जागती है, नहीं मतलब जो है हमारे लोकर शाह जागते हैं जी। उस वक्त तो कोई भी नहीं जागते हैं, किसी न किसी के दबाव में सब कुछ अतिक्रमण होते चले जाते हैं। और बाद में जो है आम जनता को इस तरह के ये बारिश या और कोई होता है तो आम जनता को ये सब सहन करना पड़ता है। जैसे पहले भी मैंने निवेदन किया था कि ये सब कुछ करने के लिए मतलब जो है सरकार तरह तरह के पैसे खर्च करती है, लेकिन उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल कादरी साहब, कार्रवाई नहीं होती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक बात, ब्रेक पर जाने से पहले ज्योति जी ने जो कहा उसी बात को लेकर दर्शकों ने भी सवाल खड़ा किया। आप जब सत्ता में होते हैं कुछ नहीं करते, विपक्ष में होते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा भी दोष है और जो सरकार है उसका भी दोष है। और इस तरह से ये दस्तूर साल दर साल चलता आता है। 1981 की बाढ़ इस द्रव्यवती नदी ने झेली, उसके बाद से हालात खस्ता होते चले गए, लेकिन कई सरकारें आई और कई गई, किसी ने सुध नहीं ली। ज्योति जी, यही बड़ा सवाल है और इसी को लेकर बात करना चाह रहे हैं। दरअसल हम लोग द्रव्यवती नदी ठीक है, आज बीजेपी सरकार चाहती है पुनर्जीवित कर दे और कल किसी तरीके से कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार भी सोचती थी अतिक्रमण हटा दें, इसको पहले की स्थिति में ला दें, लेकिन ऐसे चलता आया है। 2 कार्यकाल अशोक गहलोत ने निकाल दिए, दूसरा कार्यकाल वसुंधरा का है। बिल्कुल निश्चित रूप से अश्विनी जी, मैं तो इस बात को स्वीकार करती हूँ। और जैसा आपने कहा कि सत्ता में रहते हैं तब नहीं, मैंने तब भी बहुत बोला और बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मैंने हमेशा कमी है कि आप जैसे शख्सियत महापौर के पद पर होते हुए अधिकारियों पर सवाल खड़े करती है। आप ही के दल
सत्ता में होता है और उसके बावजूद अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती, देखिए किसको हुई, दोष देंगे आप? देखिए मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसे मामलों में बजाय दोषारोपण करने के अगर वाकई जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने की बात सब ओर से की जाए तो शायद बेहतर परिणाम आ सकते हैं। मैं यहाँ पर यही सवाल उठाना, मैं पिछली कांग्रेस सरकार ने ये प्रयास भी किए, ये कोशिश भी की और इसकी शुरुआत भी हुई कि वहां पर जो लेमैन, जो अभी बात उठाई गई कि एक लेमैन है, उसको तो एक भूमाफिया जमीन बेच देता है, एक बेचारा गरीब आदमी वहां पर रहने लग जाता है और फिर अचानक पता चलता है उसको कि मेरा घर टूट जाएगा और उसके साथ बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो कहां जाए ऐसी स्थिति में। सरकार आप यही कह रही हैं कि आम आदमी के साथ साथ रसूखदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं दूसरी बात कह रही हूं यहाँ पर कि कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जब वहां से लोगों को, जो आम आदमी को हटाने की अगर बात कही तो उन्हें वापस पुनर्वासित करने की बात की, उसकी प्रक्रिया भी। चलिए अब मैं आज की प्रक्रिया पर आता हूं। आज सरकार बोलती है कि हम द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, टाटा हो या फिर नीरी हो, कोई भी हो, हम तो चाहते हैं कि पुनर्जीवित हो जाए और खासतौर पर नीरी हो तो बेहतर है। सरकार कम से कम जनता का पैसा बर्बाद नहीं करेगी। ऐसे हालात में कांग्रेस को किस बात का ऑब्जेक्शन हो सकता है? कांग्रेस को किस बात की आपत्ति? हमें तो इसी बात का ऑब्जेक्शन है क्योंकि अभी जैसे टाटा के प्रेजेंटेशन की भी बात हो रही थी और यहाँ पर जो बातें भी निकल के, आप हवाई बातें नहीं कर सकते कि हम इस पानी को प्योरीफाई कर देंगे, वहां पे ये कर देंगे। आप पहले वहां की जो मूल समस्या उसको तो हटाए, उसको पहले वहां से जो एनक्रोचमेंट है उसको तो काम चलिए, ये अतिक्रमण हटेगा नहीं हटेगा, मैं आगे बात इसी पर करूंगा और जवाब इसी पर लूंगा। इंद्र ओझा जी फिर से जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बात अधूरी रह गई। ओझा साहब। जी पारिक साहब मेरा निवेदन बीच में रह गई थी बात जी। मैं ज्योति जी की बात पे वापस आ रहा हूँ। हाँ जी। ज्योति जी बहुत सुलझी हुई महापौर रही है जयपुर की। हाँ जी। और कांग्रेस की बढ़िया कार्यकर्ता मानता हूँ ज्योति जी को मैं जी। और ज्योति जी अगर अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जगह इंदर जी मेरे टाइम पर तो नेताओं पे कार्रवाई करने का डर लगता है क्या ज्योति जी? मैं इस बात का जवाब दूंगा ओझा साहब, लेकिन फिलहाल अतिक्रमण को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। महेंद्र साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। अतिक्रमणों को लेकर क्यों कार्रवाई नहीं होती? बीजेपी कांग्रेस सब बात करते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। हमारी राजस्थान की जनता को एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो भवन विनियम बने हुए हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 1970 के भवन विनियम बने हुए हैं, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया प्रावधान है कि किसी भी जल स्रोत की सीमा से 6 मीटर की दूरी तक नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण के एक एक अधिकारी को मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा, नगर निगम के ऑफिसर्स को कहा कि जब ये प्रावधान है इसको आप लागू तो करो, उसको कोई लागू नहीं करना लेकिन वो अतिक्रमण होते रहे। वो प्रावधान ताक पर रख दिए गए और काम होता रहा। सबसे बड़ी भारी जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हर अधिकारी कहता है आप बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं, परंतु जो ही नेताओं का प्रेशर आता है, प्रेशर ग्रुप का प्रेशर आता है, रसूखदारों का प्रेशर आता है, भू माफियाओं का प्रेशर आता है, तो जितने भी लोक सेवक हैं सबके सब बैकआउट हो जाते हैं और वही करते हैं। पीसी भंडारी साहब, याचिका में क्या इस बात का हवाला दिया गया? अतिक्रमणों को लेकर बात की गई, एक दायरा था, कभी 500 मीटर और कभी 200 मीटर ये द्रव्यवती नदी का पार्ट हो जाता है। इसको लेकर कोई बात हुई? कोर्ट की कोई डायरेक्शन है इस सिलसिले में? नहीं, पहले डायरेक्शन दे रखे उन्होंने। फिलहाल कोर्ट ने क्या हुआ था, 2009 में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो हमने एक एप्लीकेशन आई था फिलहाल तो रोको साहब वरना और आगे बढ़ता रहेगा। तब कोर्ट ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर किया था कि भाई 150-200 फीट तक तो कोई निर्माण होना ही नहीं चाहिए, अब निर्माण ना हो रहे हैं लेकिन लगातार निर्माण चल रहे थे, इसलिए फिर बाद के अंदर जब ये ऑर्डर किया और फिर बाद में कोर्ट तोड़ने के ऑर्डर भी लगातार हुए। लेकिन ये मंडोला साहब सही कर रहे हैं, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां, इनके जो नेता हैं, छोटे नेता हैं, वो इस काम को होने देना चाहते नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते हैं, अधिकारी नहीं चाहते हैं, सरकारें नहीं चाहती हैं, क्यों? इनको वोट बैंक का खतरा है। आज भी हसनपुरा में 8 फुट का रास्ता रह गया है, जहां 500 फुट होना चाहिए वहां 8 फुट है, लेकिन ना बीजेपी की हिम्मत है ना किसी की हिम्मत है कि वहां जाके उसका अतिक्रमण को हटावें। बड़े बड़े लोगों ने सरकार को सीधी मनोज भारद्वाज साहब, अतिक्रमण को लेकर पूरे राजस्थान में जल स्रोतों का यही हाल हो जाएगा। खुद बचाते हैं, ये खुद भाई ऐसा है, हटाए कौन? जब खुद बचाओगे तो हटाए कौन? ये खुद वहां बचाते हैं। क्या मनोज भारद्वाज साहब इस इल्जाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नगर निगम जयपुर के उप महापौर हैं आप। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अतिक्रमण ऐसा नहीं कि रात रात हो गया हो, एक बहुत लंबे समय से अतिक्रमण रहा है और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कांग्रेस की भी रही है, सरकार बीजेपी की रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अतिक्रमण हो गया ऐसे फिलहाल तो आपकी है, आपको लगता है कि बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा भी दायरे में करीब 10% हिस्सा आता है। मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें इस नदी का लगभग 6.5 किलोमीटर का एरिया इसमें आता है, उसमें से 3.5 किलोमीटर सैन्य क्षेत्र के अंदर है,
3 किलोमीटर में घनी आबादी बनी हुई है। और जैसा MNIT का सर्वे हुआ था उसमें जो बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो था एक कुछ व्यूज सामने आए थे कि जहाँ पर कच्चा है वहाँ 150 फीट के आसपास, और जहाँ पर इस नाले को पक्का बनाने की आवश्यकता है, जहाँ घनी आबादी हो चुकी है, वहाँ 106 फीट के आसपास इसको किया जाए। तो हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ कार्रवाई। ज्योति जी भी कहती हैं कि इनके वक्त पर इन्होंने कहा और आप कह रहे हैं कि आपके वक्त पर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप लोगों की अधिकारी नहीं सुनते। इसमें मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमने पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई की, 2-3 बार हमने कार्रवाई की, और हमने कई जगह से हमारे क्षेत्र के अंदर से हमने 106 फीट का जो था वो क्लियर किया। हमने कोशिश की हमने कि जो कच्चा क्षेत्र है वो भी 150 फीट के आसपास रहे, मिनिमम कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल हमने कार्रवाई की। कोई कार्रवाई नहीं करी। देखिए कुछ मैंने आपको ये कहा कि हमने ये बताया, सीएस अपनी इच्छा से गए, अब हमने ये कार्रवाई कर दी, कोई प्रूफ नहीं जिसका इनके पास। जी देखिए, जो हमारे क्षेत्र में चीज थी उसमें हमने कार्रवाई की। मैंने चलिए मान लेते हैं कि हसनपुरा में आज अतिक्रमण है, क्या मनोज भारद्वाज साहब इस मंच से आप कहते हैं कि वहाँ कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल जल्द कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र का एरिया है, और मैं कहना चाहूँगा पूरा ही जो नदी का क्षेत्र है इसमें हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सवाल विधायकों को पुनर्जीवित करने का है, द्रव्यवती को पुनर्जीवित करने का। खालिद कुरैशी साहब जुड़े अपनी राय के साथ। खालिद साहब, आपके विधायक भी थे उस समय। खालिद साहब, आपके विधायक भी थे उस समय। आप बेवजह आप अपनी बात को, अपनी जिम्मेदारी को कब तक मुझ पे टालते रहेंगे और कब तक टालते रहेंगे? चलिए ज्योति जी और मनोज जी, ब्रेक का कॉल आ रहा है, ब्रेक के बाद आप दोनों के पास ही लौटूंगा, इस पर चर्चा करेंगे। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, किसके राज में ज्यादा अतिक्रमण हुआ? सवाल इसका भी है और सवाल इसका भी है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की बात दोनों करते हैं लेकिन करता कोई नहीं, ऐसा क्यों हो जाता है? ब्रेक के उस पर आप देखते रहिए, बिग फाइट जाएगी। आम जनता ने अतिक्रमण कर रखा है, राज्य सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो उस पर से अतिक्रमण हटाकर उसे पूर्ण रूपेण से जिस स्थिति में वो पहले थी उस स्थिति में उसको लाने की। जिस तरह से लापरवाही दिखाई जा रही है, जो नदी है इस टाइम वो सूखी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में बारिश और उन चीज़ों से जो वो नदी में जो पानी में भराव होता था, आज उस जगह लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जगह जगह अपने मकान है, झुग्गियाँ ये बना रखी हैं। गवर्नमेंट उस चीज़ में थोड़ा सक्रिय होना चाहिए।